प्रॉब्लम नंबर 1.13 ध्यान से पढ़ते हैं इसको। ए पॉइंट मूव्स यूनिफॉर्मली विद वेलोसिटी v so that the vector v is continually aimed at point b, which in its turn moves rectilinearly and uniformly with velocity u, which is less than v. At the initial moment of time, v is perpendicular to u and the points are separated by a distance l. How soon will the points converge? यहाँ डायग्राम बनाते हैं इसका। A पॉइंट है यहाँ पर इनिशियली t इक्वल टू 0 पर, B पॉइंट यहाँ t इक्वल टू 0 पर। अब हमें दिया हुआ है कि A लगातार V की वेलोसिटी से B को एम कर रहा है। दैट मीन्स A का जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो हमेशा B को पॉइंट करेगा। वहीं B के बारे में कहा गया है कि B U की वेलोसिटी से रेक्टिलिनियरली सीधे इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो किसी जनरल टी टाइम की अगर बात करें तो ये B पॉइंट कुछ यहाँ पर पहुँच गया होगा U की वेलोसिटी से चलते चलते, और A को क्या करना है, A को हमेशा B को पॉइंट करना है। तो निश्चित रूप से A कुछ इस तरह के कर्व में गया होगा ताकि A का वेलोसिटी वेक्टर हमेशा पॉइंट B की ओर रहे। तो मान लेते हैं किसी जनरल t इक्वल टू टी पर B पॉइंट कुछ यहाँ पर पहुँचा ये, और A पॉइंट कुछ यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर है ये। अब दोनों का वेलोसिटी देखते हैं तो B का वेलोसिटी u इधर और A का वेलोसिटी ये B की तरफ। तो A का वेलोसिटी अगर हम यहीं पर मान लें वेलोसिटी वेक्टर ये, कि दोनों को देखने के लिए A का वेलोसिटी वेक्टर शिफ्ट करके हम यहाँ मान लें दिस v। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि A और B के बीच का जो सेपरेशन है वो v, क्योंकि देखिए v वेलोसिटी AB को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग है, तो जो AB का जो सेपरेशन है वो इस v की वेलोसिटी की वजह से कम हो रहा है। लेकिन B की वेलोसिटी अगर देखें तो u इधर की तरफ है, तो इस u के दो कंपोनेंट कर लें हम। एक कंपोनेंट इधर AB के अलोंग, तो AB के अलोंग एक कंपोनेंट है और एक कंपोनेंट AB के परपेंडिकुलर। तो ये जो B की वेलोसिटी u है इसका AB के अलोंग जो कंपोनेंट है इसकी वजह से AB के बीच का सेपरेशन बढ़ेगा, और u की वेलोसिटी का जो AB के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इसकी वजह से B A के रिस्पेक्ट में रोटेट करेगा। तो खैर रोटेशन की बात तो यहाँ की नहीं गई है। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि AB के बीच का जो सेपरेशन है वो इस V की वेलोसिटी से कम हो रहा है, और इस U की वेलोसिटी का जो AB के अलोंग दैट मीन्स U cos थीटा कंपोनेंट है उसकी वजह से ये बढ़ रहा है। तो इन जनरल AB के बीच का जो सेपरेशन इस मोमेंट पर कम हो रहा है वो v माइनस u cos थीटा की वेलोसिटी से कम हो रहा है। dt टाइम में कितना कम हो जाएगा, दिस वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई dt टाइम। तो dt टाइम में AB के बीच का सेपरेशन कुछ इस डिस्टेंस से कम हो जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है कि A पॉइंट B में कब मिल जाएगा, तो मान लेते हैं कुछ t टाइम में मिल जाएगा। तो इसी चीज़ को अब हम इंटीग्रेट कर दें, दिस इंटीग्रेशन 0 से लेट से कुछ कैपिटल T एंड दिस इज इक्वल टू L, क्योंकि इनिशियल टोटल सेपरेशन हमें L दे रखा है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि V कांस्टेंट है, U कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ थीटा वेरिएबल है। तो इस इंटीग्रेशन को अब हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस VT माइनस U इंटीग्रल 0 से T cos थीटा dt एंड दिस इज इक्वल टू L। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये तो पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन के लिए हम लोग देखते हैं कि मान लिया हमने कि कैपिटल T टाइम में A B को मिल जाता है, तो कैपिटल T टाइम में B इस लाइन के अलोंग जितना डिस्टेंस कवर किया होगा
उतना ही डिस्टेंस ए को भी इस लाइन के अलॉन्ग कवर करना पड़ा होगा। तो बी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल क्या कहें, इस डायरेक्शन में बी ने टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो टोटल यू टी डिस्टेंस कवर किया। अब किसी जनरल टाइम टी पर जो ए का वेलोसिटी है वो ये v इधर की तरफ है, इस v का इस लाइन के अलॉन्ग कंपोनेंट कितना है, दिस v cos थीटा। तो दैट मीन्स ए पॉइंट इस डायरेक्शन में जो अपनी वेलोसिटी रख रहा है t इक्वल टू टी पर, वो है v cos थीटा। तो dt टाइम में कितना आगे चला जाएगा इस डायरेक्शन में, v cos थीटा इंटू डी टी। टोटल t टाइम में कितना गया होगा, तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू t v cos थीटा dt। अब यहाँ पर भी ये v कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो हमें मिल जाएगा ut इज इक्वल टू v इंटीग्रल 0 टू t cos थीटा dt। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। हमसे t पूछा गया है, कैपिटल T, कितनी देर में a b मिल जाएंगे। तो अब हम देखें कि हमारे पास दो इक्वेशन है और दो अननोन है। एक अननोन है हमारे पास कैपिटल T और दूसरा अननोन है थीटा। तो हम लोग ऐसा करेंगे, इस इंटीग्रल 0 से t cos थीटा dt, इस चीज़ की वैल्यू यहाँ से दूसरी इक्वेशन से उठा के पहली इक्वेशन में, ये इस चीज़ की वैल्यू यहाँ से उठा के ये हम पहली इक्वेशन में रख दें ये, तो हमें मिल जाएगा t इज इक्वल टू वी एल अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और यही हमारा आंसर होगा। एक बार फिर से ध्यान से समझ लेते हैं इसको। दो काम किए गए इस क्वेश्चन में। किसी जनरल मूवमेंट t इक्वल टू टी पर a और b को देखा गया। a का वेलोसिटी हमेशा b की तरफ पॉइंट कर रहा है और b का वेलोसिटी कांस्टेंट इस लाइन के अलॉन्ग u। तो हम लोगों ने पहला ऑब्जर्वेशन ये किया कि AB के बीच का जो सेपरेशन है वो t इक्वल टू टी पर कम हो रहा है दिस v माइनस यू cos थीटा से, क्योंकि v का जो वेलोसिटी है वो AB के बीच का सेपरेशन कम कर रहा है और ये जो u cos थीटा वेलोसिटी है ये AB के बीच का सेपरेशन बढ़ा रहा है। तो नेट में जो AB के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है वो v माइनस यू cos थीटा से है। तो टोटल मूवमेंट मान लेते हैं कि t टाइम हुआ, तो इंटीग्रल v माइनस यू cos थीटा dt इज इक्वल टू l। दूसरा ऑब्जर्वेशन हमारा ये था कि ये जो सीधी स्ट्रेट लाइन है जिसमें कि b मूव कर रहा है, इस लाइन के अलॉन्ग टोटल टाइम t में b का जो डिस्प्लेसमेंट होगा सेम वही डिस्प्लेसमेंट a का भी होगा। तो b का डिस्प्लेसमेंट तो सिंपल ut हो जाएगा, और a का डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए हम लोगों ने देखा कि ये किसी जनरल t टाइम पर a इस लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है v cos थीटा की वेलोसिटी से। तो t टाइम में कितना चला जाएगा, इंटीग्रल v cos थीटा dt। तो दूसरी इक्वेशन से हम लोगों ने cos थीटा इंटीग्रल की वैल्यू पहली इक्वेशन में रख दिया, तो हमें ये आंसर मिल गया दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग। ए ट्रेन ऑफ लेंथ L starts moving rectilinearly with constant acceleration W। तो एक्सेलरेशन को हम लोग a से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, तो इस W की जगह हम लोग a कर लेते हैं, तो क्योंकि a के साथ हम लोग ज़्यादा यूज टू हैं। स्टार्ट्स मूविंग रेक्टिलिनियरली विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, t टाइम आफ्टर द स्टार्ट द लोकोमोटिव हेडलाइट इज स्विच्ड ऑन, इवेंट 1। मान लेते हैं ये कुछ ट्रेन है हमारी, t इक्वल टू टी पर ये हेडलाइट स्टार्ट की गई, ये इवेंट 1 है। तो t इक्वल टू टी की अगर बात है तो t इक्वल टू टी पर ट्रेन 0 की वेलोसिटी से शुरू किया था, तो यहाँ पर स्पीड इसकी हो गई होगी कुछ 80 ये।
तो पहला इवेंट ये हेडलाइट स्टार्ट हुई, यहाँ पर हेडलाइट स्विच ऑन कर दी गई। फिर वो हमसे कहता है एंड टाउ टाइम आफ्टर दैट इवेंट, दैट मीन्स इस वाली इवेंट के टाउ टाइम बाद द टेल सिग्नल लाइट इज स्विच्ड ऑन। तो अब t इक्वल टू टी की बात ये है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट टाउ टाइम बाद, तो टाउ टाइम तक ये ट्रेन आप कुछ आगे चलती रही होगी, एक्सेलरेट कर रही है, यहाँ पर वेलोसिटी u80 थी। तो इसके बाद टाउ टाइम बाद मान लेते हैं ट्रेन कुछ यहाँ पर आ गई, दैट मीन्स ये वाली लोकेशन जो है वो t इक्वल टू टी की दी हुई है ट्रेन की, और ये लोकेशन दी हुई है t इक्वल टू टी प्लस टाउ की। तो यहाँ पर कहता है हमसे टाउ टाइम आफ्टर दैट इवेंट द टेल सिग्नल लाइट इज स्विच्ड ऑन। यहाँ पर t इक्वल टू टी प्लस टाउ पर ये टेल सिग्नल ये स्विच ऑन कर दिया गया। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज इवेंट्स इन द रेफरेंस फ्रेम फिक्स टू द ट्रेन एंड टू द अर्थ। तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अगर कोई आदमी है, लेट से वो ट्रेन में बैठा हुआ है, तो उसके रिस्पेक्ट में दोनों इवेंट, पहला हेडलाइट का स्विच ऑन होना, दूसरा टेल लाइट का स्विच ऑन होना, इनके बीच का डिस्टेंस जो ट्रेन का लेंथ होगा उतना ही होगा, तो दैट इज़ एल। तो जो पहली चीज़ पूछी गई है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सिंपली लिख दें डिस्टेंस बिटवीन द इवेंट्स with respect to train, this is equal to L। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमसे कह रहा है कि इन्हीं दोनों इवेंट्स के बीच का आप डिस्टेंस बताइए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में देखना है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो पहला इवेंट t इक्वल टू टी पर है, उसमें ये जो टेल वाला पोजीशन था ये x इज इक्वल टू 0 था। तो ये जो हेड वाला पोजीशन होगा ये x इज इक्वल टू एल होगा, क्योंकि ट्रेन का लेंथ l है। यहाँ पर ट्रेन का स्पीड 80 था। नेक्स्ट इवेंट जो हुआ है वो इसके टाउ टाइम बाद हुआ है, तो नेक्स्ट टाउ टाइम बाद ट्रेन कुछ यहाँ पर आ गई। तो अब ये जो x इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट था टेल वाला, वो यहाँ पर कुछ x इक्वल टू x1 वाला हो गया है, और जो ये x इक्वल टू एल वाला हेड वाला था वो यहाँ पर कुछ x इक्वल टू x2 वाला हो गया है। तो अब हम देखें कि इनिशियल वेलोसिटी, इसको अगर हम अपना स्टार्टिंग पॉइंट मान लें तो 80 था। ट्रेन ने टाउ टाइम तक इसके बाद एक्सेलरेट किया है, तो ये जो x1 वाला पॉइंट होगा ये कितना होगा आखिर, यहाँ x इक्वल टू 0, इसके बाद टाउ टाइम बाद ये x इक्वल टू x1। तो हम लिखेंगे यहाँ पर x1 सिंपल ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 80 दी हुई है हमें, टाउ प्लस हाफ ए टाउ स्क्वायर। तो ये x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू x1 मिल गया हमें। हमसे पूछा जा रहा है इन दोनों इवेंट्स के बीच, दैट मीन्स ये हेड लाइट का ऑन होना और ये टेल लाइट का ऑन होना, ये इनके बीच का सेपरेशन हमें ये मिल चुका है, ये x1। तो इस x1 में से, इस वाले में से ट्रेन का लेंथ l सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमें इन दोनों के बीच का ये सेपरेशन मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन the events with respect to train is equal to x1 minus l, x1 minus l। तो this is equal to a tau t प्लस टाउ बाई 2 माइनस एल, ये मिल गया हमें। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है हाउ एंड एट
what constant velocity v relative to the earth must a certain reference frame k move for the two events to occur in it at the same point। तो दोनों इवेंट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो ग्राउंड से देखने पर ये आ रहा है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि लेट से फ्रेम के की जगह कोई आदमी ले लेते हैं कि कोई आदमी है, मान लीजिए ये किस वेलोसिटी कांस्टेंट v से इधर की तरफ चलना शुरू करे कि इस आदमी को ये दोनों इवेंट एक ही जगह पर महसूस हों। तो हम कहेंगे इन दोनों इवेंट्स के बीच टाउ टाइम लगा है, तो इस आदमी का वेलोसिटी उतना ही होना चाहिए कि ये टाउ टाइम में इतना डिस्टेंस कवर कर ले जो कि दोनों इवेंट्स के बीच का सेपरेशन है, तभी इसको दोनों इवेंट एक ही जगह पर एक ही स्थान पर महसूस होंगे। तो हम लिखें लेट द स्पीड इज v, तो चूंकि दोनों इवेंट्स सेम प्लेस पर होनी है इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो दिस v टाउ इज इक्वल टू दोनों के बीच का सेपरेशन, दैट मीन्स ये वाला। तो दिस इज a टाउ t प्लस टाउ बाई 2 माइनस l। तो यहाँ से हमें v मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। प्रॉब्लम नंबर 1.15, इसको भी ध्यान से पढ़ते हैं। एन एलिवेटर कार whose floor to ceiling distance is equal to 2.7 मीटर। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये फ्लोर टू सीलिंग डिस्टेंस ये कुछ यहाँ पर L है। This starts ascending with constant acceleration 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मान लेते हैं ये कुछ ऊपर की तरफ ऐसे a के एक्सेलरेशन से चलना शुरू हुई। स्टार्ट्स लिखा हुआ है तो दैट मीन जीरो इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर की तरफ ऐसे चलना शुरू हुई। 2 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, तो 2 की जगह हम लोग t मान लेते हैं, तो t टाइम आफ्टर द स्टार्ट ए बोल्ट बिगिंस फॉलिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द कार। तो t टाइम बाद इसका जो वेलोसिटी होगा ये ऊपर की तरफ कुछ v इक्वल टू at हो जाएगा। यहाँ पर एक एक्सेलरेशन से चलना शुरू किया है, रेस्ट से स्टार्ट किया है, तो t टाइम बाद इसका जो वेलोसिटी होगा ये ऊपर की तरफ कुछ v इक्वल टू at होगा। अब कह रहा है कि इस मोमेंट पर यहाँ पर कोई बोल्ट था, ये ए बोल्ट बिगिंस फॉलिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द कार, फाइंड ए द बोल्ट्स फ्री फॉल टाइम। अब फ्री फॉल टाइम को देखना है तो ये बोल्ट फ्री फॉल तभी तक करेगा जब तक इस सीलिंग से आके यहाँ ये फ्लोर से टकरा ना जाए। तो पहला वाला जो पोर्शन है ए, इसको हम इस एलिवेटर के रिस्पेक्ट में ही देखें। मान लेते हैं एलिवेटर में कोई आदमी ये बैठा हुआ है यहाँ, तो अब जो इनिशियल वेलोसिटी इस एलिवेटर का होगा वही इनिशियल वेलोसिटी इस बोल्ट का होगा। तो इस आदमी के रिस्पेक्ट में बोल्ट का जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो 0 होगा। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक बार ये बोल्ट इस एलिवेटर से अलग हो गया तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये g के एक्सेलरेशन से नीचे फॉल करेगा। ये एलिवेटर कार a के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, तो ये जो आदमी एलिवेटर में बैठा हुआ है इस आदमी को ये बोल्ट a प्लस g के एक्सेलरेशन से नीचे आता दिखाई देगा। तो इस आदमी के रिस्पेक्ट में इस बोल्ट का इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन a प्लस g नीचे की तरफ। तो मान लेते हैं कुछ t1 टाइम में ये बोल्ट यहाँ से यहाँ आ गया नीचे फ्लोर पर। तो इस एलिवेटर में बैठे हुए आदमी के रिस्पेक्ट में हम इक्वेशन लिखें, दैट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर
इसको डिस्टेंस L कवर करना है और एक्सेलरेशन a प्लस जी है, तो दिस इज हाफ a प्लस जी T1 स्क्वायर। नेक्स्ट, द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोल्ट ड्यूरिंग द फ्री फॉल इन द रेफरेंस फ्रेम फिक्स टू द एलिवेटर शाफ्ट। एलिवेटर शाफ्ट, ये एलिवेटर जहाँ ऊपर टंगा होगा, तो दैट मीन्स वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही बात हो रही है। तो मान लेते हैं ग्राउंड पे ये आदमी है, तो अब इस आदमी के रिस्पेक्ट में हमसे पूछा जा रहा है द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोल्ट ड्यूरिंग द फ्री फॉल, इस आदमी, लाल वाले आदमी के रिस्पेक्ट में। तो अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखें तो ये बोल्ट यहाँ से रिलीज हुआ, ग्राउंड से देखने पर इसका वेलोसिटी वही नज़र आएगा जो कि एलिवेटर का वेलोसिटी होगा t इक्वल टू टी पर। तो ग्राउंड से देखने पर ये बोल्ट कुछ यहाँ से ये ऊपर की तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट किया 80 की वेलोसिटी से, ये ऊपर जा रहा है 80 से, 80 कम होता जाएगा g की वजह से, कुछ ये यहाँ तक ऊपर गया और उसके बाद ये नीचे आके ऐसे गिर जाएगा। यहाँ ये सीधी लाइन है, बनाने में टेढ़ी आ रही है, फिर से एक बार ट्राई करते हैं। ये कुछ यहाँ, ये कुछ ऊपर गया यहाँ और इसके बाद ये सीधा स्ट्रेट ये फॉल कर जाएगा ऐसे। ये इनिशियल वेलोसिटी इसका जो ऊपर की तरफ था यहाँ से, ये कुछ 80 था। तो मान लेते हैं कि ये 80 की इनिशियल वेलोसिटी से ये ऊपर कुछ यहाँ तक ये L1 डिस्टेंस कवर किया। ये तो ये L1 आराम से मिल सकता है हमें, सिंपली हमें यूज करना है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी इसका 0 हो गया है। इनिशियल वेलोसिटी ये 80 से ऊपर गया था, तो दैट मीन्स 80 स्क्वायर माइनस 2g L1। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज L1 इज इक्वल टू a स्क्वायर t स्क्वायर अपॉन 2g। नेक्स्ट, इस t1 टाइम तक, जितने टाइम में ये बोल्ट ये वाला डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये डिस्टेंस, या विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर कहें तो t1 टाइम में ये बोल्ट सीलिंग से यहाँ फ्लोर तक आया है, उतनी देर तक ये जो एलिवेटर है ये लगातार ऊपर जाता रहा। तो मान लेते हैं ये एलिवेटर कुछ L2 डिस्टेंस ऊपर चला गया है, यहाँ पर ये सेपरेशन मान लेते हैं L2 है, क्योंकि t1 टाइम जो फ्री फॉल का है बोल्ट का, उतनी देर तक एलिवेटर रुका थोड़ी नहीं था, एलिवेटर तो लगातार ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा था। तो लिखते हैं हम लेट अप टू टाइम t1, अप टू टाइम t1 द डिस्टेंस, सॉरी ये L1 नहीं, इसको L2 बोलते हैं हम, L1 ऊपर हम शो कर चुके हैं। तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एलिवेटर इज L2। तो यहाँ L2 के लिए इनिशियल वेलोसिटी एलिवेटर का 80 है ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन a है और टोटल जो मूवमेंट हुआ है वो t1 टाइम तक हुआ है। तो यहाँ में मिल जाएगा L2 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो दैट मीन्स 80 t1 प्लस हाफ a
T1 स्क्वायर, जहाँ पर T1 पहले से हमें मालूम है ए पार्ट में। तो अब हमसे पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोल्ट ड्यूरिंग द फ्री फॉल। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से ये वाला हुआ है खाली, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है, दिस L माइनस L2। तो हम यहाँ लिखें डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट with respect to ground this is equal to L माइनस L2। और डिस्टेंस की जहाँ तक बात है तो डिस्टेंस ये पूरा, यहाँ ये L1 ऊपर गया, ये L1 नीचे आया, और प्लस ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है नीचे की तरफ ये। तो डिस्टेंस covered by bolt with respect to ground, तो दिस इज इक्वल टू ये ऊपर की तरफ L1, नीचे फिर L1 और ये वाला डिस्प्लेसमेंट, तो दिस इज इक्वल टू 2L1 प्लस L माइनस L2, ये आंसर। एक बार फिर से इसको समराइज कर लेते हैं, ठीक से देख लेते हैं। हमसे कहा जा रहा है कि ये एलिवेटर है, t इक्वल टू टी पर एक एक्सेलरेशन से स्टार्ट किया था 0 से, ये t इक्वल टू टी पर एक बोल्ट यहाँ से अलग हुआ। तो बोल्ट जब अलग हुआ तो बोल्ट का वेलोसिटी वही होगा जो एलिवेटर का रहा होगा t इक्वल टू टी पर। बोल्ट यहाँ सीलिंग से फ्लोर तक आने में कितना टाइम कवर करेगा, कितना टाइम लेगा, ये पूछा जा रहा है। तो हम लोग ये मोशन देखने के लिए बोल्ट को ऑब्जर्व करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर ही। तो चूंकि एलिवेटर का जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी बोल्ट का है, तो एलिवेटर के रिस्पेक्ट में बोल्ट का 0 वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन बोल्ट का एलिवेटर के रिस्पेक्ट में नीचे कितना हो जाएगा, a प्लस जी, क्योंकि बोल्ट का फ्री फॉल एक्सेलरेशन g है और एलिवेटर a से ऊपर जा रहा है। तो मान लेते हैं T1 टाइम लगा, तो ये इक्वेशन। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि इतनी देर में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोल्ट का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड कितना है। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखें अगर हम, ये लाल वाले आदमी के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में ये, तो बोल्ट का इनिशियल वेलोसिटी 80 था, तो 80 से ऊपर गया, जी की वजह से 80 कम होता जाएगा, यहाँ पर आके 0, इसके बाद ये ऐसे नीचे जाएगा ये। तो ये ऊपर L1 डिस्टेंस गया, तो यहाँ से आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से, तो L1 मिल गया। अब इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इतने T1 टाइम में ये एलिवेटर कितना ऊपर चला गया। तो एलिवेटर कितना ऊपर गया, ये यहाँ से आ जाएगा ये। तो बोल्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो एलिवेटर कार का जो लेंथ है L माइनस एलिवेटर जितना ऊपर चला गया, दैट मीन्स ये वाला पोर्शन ये, और डिस्टेंस कवर्ड दिस L1 ऊपर फिर L1 नीचे, और ये डिस्प्लेसमेंट ऐड कर देंगे, तो 2L1 प्लस L माइनस L2। मुझे इतना ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस आगे प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।